हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल सरल हिंदी 94 में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 9th हिंदी कृतिका रीढ़ की हड्डी इस एकांकी का प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना करना कहाँ तक तर्क संगत है? उत्तर है, यह मनुष्य का स्वाभाविक गुण है कि वह अपने बीते हुए समय को याद करता है तथा उसे ही सही ठहराता है, परंतु बीते हुए समय की तुलना वर्तमान से करना तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि हर एक समय अपनी उस समय की परिस्थितियों के अनुसार सही होता है। यूँ भी हर जमाने की अपनी परिस्थितियाँ होती हैं। जमाना बदलता है तो कुछ कमियों के साथ सुधार भी आते हैं। नंबर 2 है, राम स्वरूप की अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना या विरोधाभास उनकी किस विवशता को उजागर करता है? उत्तर है, राम स्वरूप लड़कियों को उच्च शिक्षा दिलाने के पक्षधर हैं। उन्होंने उमा को कॉलेज की शिक्षा दिलवाकर बीए पास करवाया। इसके अलावा उमा को संगीत कला आदि का भी ज्ञान है। राम स्वरूप चाहते हैं कि उमा की शादी अच्छे परिवार में हो। संयोग से परिवार उच्च शिक्षित मिला, परंतु उसकी सोच अच्छी ना थी। लड़के का पिता और स्वयं लड़का दोनों ही चाहते थे कि उन्हें 10वीं पास लड़की ही चाहिए। एक लड़की का पिता होने के कारण लड़के वालों की इच्छा को ध्यान में रखकर कर्तव्य और वक्तव्य में विरोधाभास रखते हैं। ऐसी परिस्थितियां एक विवाह योग पुत्री के पिता की व्यवस्था को उजागर करता है। प्रश्न नंबर 3 है, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए राम स्वरूप उमा से जिस व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं वह उचित क्यों नहीं है? उत्तर है, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए राम स्वरूप उमा से जिस व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं वह सरासर गलत है। एक तो वे पढ़ी लिखी लड़की को कम पढ़ा लिखा साबित कर रहे हैं, परंतु उसकी सुंदरता को और बढ़ाने के लिए नकली प्रसाधन सामग्री का उपयोग करने के लिए कहते हैं, जो अनुचित है। साथ ही वे यह भी चाहते हैं कि उमा वैसा ही आचरण करे जैसा लड़के वाले चाहते हैं, परंतु वह यह क्यों भूल रहे हैं कि उन्हें लड़की की पसंद नापसंद का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आज समाज में लड़का लड़की दोनों को समान दर्जा प्राप्त है। प्रश्न नंबर 4 है, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और राम स्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? अपने विचार लिखें। उत्तर है, गोपाल प्रसाद वकील हैं। वे चालाक किस्म के इंसान हैं। वे मानवीय रिश्तों से अधिक महत्व पैसों को देते हैं। शादी जैसे पवित्र संस्कार को भी वे बिजनेस की तराजू में तौलते हैं। बिजनेस शब्द से उनकी इस मानसिकता का पता चल जाता है। इधर राम स्वरूप चाहते हैं कि उनकी बेटी उमा का रिश्ता गोपाल प्रसाद के लड़के शंकर से हो जाए, जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है। परंतु समस्या यह है कि गोपाल प्रसाद और उनका बेटा दोनों ही चाहते हैं कि लड़की अधिक से अधिक 10वीं पास होनी चाहिए। इस कारण राम स्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाने के लिए झूठ बोलते हैं। यह मेरा मानना है कि दोनों समान रूप से अपराधी हैं, पर गोपाल प्रसाद का यह अपराध उनकी घटिया सोच तथा रूढ़िवादी सोच का परिणाम है, जबकि राम स्वरूप का अपराध उनकी विवशता का परिणाम है। अगला प्रश्न नंबर 5 है, आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं? उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है? उत्तर, इस कथन के माध्यम से उमा शंकर की निम्नलिखित कमियों की ओर ध्यान दिलाना चाहती है। नंबर 1, शंकर बिना रीढ़ की हड्डी के है, अर्थात व्यक्तित्वहीन है। उसका कोई निजी मत, स्थान या महत्व नहीं है। वह अपने पिता के इशारों पर ही करने वाला बेचारा जीव है। उसे जैसा कहा जाता है वैसा ही करता है।
वह पिता की उचित अनुचित सभी बातों पर हाँ हाँ करता चलता है। ऐसा पुत्र पति होने योग्य नहीं है। नंबर 2, शंकर लड़कियों के पीछे लग लग कर अपनी रीढ़ की हड्डी तुड़वा बैठा है। उसका सरेआम अपमान हो चुका है, अतः वह अपमानित, लंपट और दुष्चरित्र है। नंबर 3, उसका शरीर कमजोर है, उससे सीधा तनकर बैठा भी नहीं जाता, इसलिए वह विवाह के योग्य नहीं है। अगला प्रश्न नंबर 6 है, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर, रीढ़ की हड्डी नामक एकांकी का पात्र शंकर उन युवकों का प्रतीक है जो सामाजिक और वैचारिक प्रगति से आज भी अछूते हैं। ऐसे युवक महिलाओं को उचित स्थान नहीं देना चाहते हैं, वे पुरुषों के बराबर नहीं आने देना चाहते। शिक्षा जैसी अत्यंत महत्वपूर्ण एवं मानवीयता जगाने वाली मणि को पुरुषों के लिए ही उचित मानते हैं। ऐसे युवा न शारीरिक रूप से मजबूत हैं और न चारित्रिक रूप से। ऐसा व्यक्तित्व समाज को चारित्रिक पतन की ओर उन्मुख करता है। इसके विपरीत उमा उन लड़कियों का प्रतीक है जो सजग और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है। वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, उनका चरित्र समाज को उन्नति की ओर उन्मुख करने वाला है। अतः समाज को उमा जैसे व्यक्तित्व की जरूरत है। अगला प्रश्न नंबर 7 है, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। रीढ़ की हड्डी एकांकी का शीर्षक सार्थक, सफल और व्यंग्यात्मक है। इस नाटक की मूल समस्या है वर का व्यक्तित्वहीन होना। यदि शंकर समझदार और व्यक्ति संपन्न युवक होता तो गोपाल प्रसाद की इतनी हिम्मत न होती कि वह 2 सुशिक्षित वयस्कों के बीच में बैठकर अपनी फूहड़ बातें करे और अशिक्षा को प्रोत्साहन दे। कम पढ़ी लिखी बहू चाहना गोपाल प्रसाद की जरूरत हो सकती है, शंकर की नहीं। अगर शंकर अपने पिता के रोबदाब के आगे यूं भी नहीं कर सकता बल्कि उनकी हाँ में हाँ मिलाता है तो वह उसकी कायरता है। उस कायरता को दिखाने के लिए उसे रीढ़ की हड्डी के बिना दिखाया गया है। इस प्रकार रीढ़ की हड्डी व्यंग्यात्मक, संकेतपूर्ण, सार्थक और सफल शीर्षक है। एक अच्छे शीर्षक में जिज्ञासा होनी चाहिए जो पाठक को आतुर कर दे। यह शीर्षक जिज्ञासातुर करने वाला है। अगला प्रश्न नंबर 8 है, कथा वस्तु के आधार पर आप किसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों? तो उत्तर है, कथा वस्तु के आधार पर मैं निसंदेह एकांकी का मुख्य पात्र उमा को ही मानती हूँ, क्योंकि एकांकी की सारी कथा वस्तु उसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। एकांकी के मुख्य पुरुष पात्र शंकर पर वह चारित्रिक, शारीरिक और तार्किक कौशल में भारी पड़ती है। उमा उच्च शिक्षित होने के साथ साथ कला एवं संगीत में भी निपुण है। एकांकी में एक बार जब उसकी एंट्री होती है तो वह मंच पर अंत तक बनी रहती है। वह अपनी निपुणता से गोपाल प्रसाद और शंकर को निरुत्तर ही नहीं करती बल्कि उनकी आंखें भी खोलकर रख देती है। एकांकी का समापन भी उमा के माध्यम से होता है, अतः उमा एकांकी की मुख्य पात्र है। अगला प्रश्न नंबर 9 है, एकांकी के आधार पर रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद चारित्रिक विशेषताएं बताइए। सबसे पहले रामस्वरूप का। रामस्वरूप प्रगतिशील विचारों का एक विवश पिता है जिसे अपनी बेटी के सुंदर भविष्य के लिए समाज की मान्यताओं के आगे झुकना पड़ता है, इसलिए उसके व्यक्तित्व के कुछ पक्ष सबल हैं तो कुछ दुर्बल। उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, प्रगतिशील। रामस्वरूप मूल रूप से प्रगतिशील विचारों का व्यक्ति है। वह चाहता है कि लड़कियों को भी उच्च शिक्षा दी जानी चाहिए, इसलिए वह अपनी बेटी उमा को खूब पढ़ाता लिखाता है। उसे उमा को BA तक पढ़ाने में गर्व है, वह उसके व्यक्तित्व का उज्जवल गुण है। अब गोपाल प्रसाद। गोपाल प्रसाद समाज की सड़ी गली यथास्थितिवादी भावनाओं का प्रतिनिधि है। वह पुरुष प्रधान समाज का वह अंग है जो चली आ रही रूढ़ियों को जैसे तैसे सही सिद्ध करता हुआ अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है। उसकी चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार है। पहला है बड़बोला। गोपाल प्रसाद बड़बोला व्यक्ति है। वह अपनी विशेषताओं का बखान करने में
चूक नहीं करता। नए जमाने की तुलना में अपने जमाने की अच्छाई का वर्णन हो, खाने पीने की बात हो, अपने शरीर की ताकत का वर्णन हो, अपनी मैट्रिक को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना हो, वह ऊंचे ऊंचे स्वर में बिना शर्म संकोच के बोलता चला जाता है। वह हावी होना जानता है, उसके सामने और लोग दब जाते हैं। शंकर तो बिल्कुल भीगी बिल्ली बना रहता है। चालाक गोपाल प्रसाद घाघ है। वह बेटे की शादी को बिजनेस समझता है, इसलिए वह घाटे का सौदा नहीं करना चाहता। वह होने वाली बहू को ठोक बजाकर जांचता है, उसके चश्मे से लेकर पढ़ाई लिखाई, संगीत, पेंटिंग, सिलाई, इनाम सभी योग्यताओं की परख करता है। वह ऐसी सर्वांगपूर्ण बहू चाहता है जो उसके कहने के अनुसार चल सके, इसलिए वह मैट्रिक से अधिक पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहता। उसके सामने उसे अपने दबने का भी भय है। गोपाल प्रसाद झूठ बोलने में कुशल है। उसका बेटा शंकर 1 साल फेल हो चुका है, परंतु वह कुशलता पूर्वक जतलाता है कि वह बीमारी के कारण रह गया था। हंसोड़ गोपाल प्रसाद स्वभाव से हंसोड़ है। वह इधर उधर की चुटीली बातें करके सबका मन लगाए रखता है। खूबसूरती पर टैक्स लगाने का मजाक किसी तरह का मनोरंजक मजाक है। अगला पॉइंट है लिंग भेद का शिकार। गोपाल प्रसाद वकील होते हुए भी लिंग भेद का शिकार है। वह पढ़ाई लिखाई पर लड़कों का अधिकार मानता है, लड़कियों का नहीं। उसके शब्दों में कुछ बातें दुनिया में ऐसी जो सिर्फ मर्दों के लिए है, और ऊंची तालीम भी ऐसी चीजों में से एक है। गोपाल प्रसाद अपनी गलत ठीक बातों को सही सिद्ध करना जानता है, इसके लिए वह तर्क ना करके जोर जोर से बोलता है तथा दूसरों पर हावी होकर बात करता है। उसकी अपशब्द भरी कुतर्क शैली का उदाहरण देखिए। भला पूछिए इन अक्ल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है? जनाब, मोर के पंख होते हैं, मोरनी के नहीं। शेर के बाल होते हैं, शेरनी के नहीं। अगला प्रश्न नंबर 10 है, इस एकांकी का क्या उद्देश्य है? लिखिए। उत्तर, रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य समाज के लोगों की दोहरी मानसिकता सबके सामने लाना, लड़कियों के विवाह में आने वाली समस्याओं की ओर समाज का ध्यान खींचना तथा युवाओं द्वारा अपनी शिक्षा और चरित्र की मजबूती का ध्यान न रखना। एकांकी में गोपाल प्रसाद और उनका बेटा शंकर जैसे लोग हैं जो उच्च शिक्षित होकर भी कम पढ़ी लिखी बहू चाहते हैं और स्त्रियों को समानता का दर्जा नहीं देना चाहते हैं। उमा को देखने आए लड़के वाले उसे वस्तु की तरह देखते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से दहेज की मांग करते हैं। इसके अलावा शंकर जैसे युवा का अपनी पढ़ाई पर ध्यान न देना तथा उसकी चारित्रिक दुर्बलता की ओर ध्यान आकर्षित करना इस एकांकी का उद्देश्य है। अगला प्रश्न नंबर 11 है, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं? उत्तर है, हम निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। नंबर 1, लोगों में सुशिक्षित नारी के लाभों का प्रचार कर सकते हैं। नंबर 2, सुशिक्षित बहू को स्वीकार करके उन्हें सम्मान दे सकते हैं। नंबर 3, सुशिक्षित कन्याओं को नौकरी दिलाकर उन्हें पुरुषों के समान महत्व दे सकते हैं। नंबर 4, कम पढ़ी लिखी बहू चाहने वालों को समझा बुझाकर रास्ते पर ला सकते हैं। आशा है इस वीडियो से रीढ़ की हड्डी इस चैप्टर के सभी प्रश्न उत्तर आपको आसानी से मिल गए होंगे। धन्यवाद।